नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में स्थित गांधी मूर्ति के बाहर 3 घंटे तक धरना दिया। उन्होंने आयोग के फैसले को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया। बता दें, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर यह कार्रवाई उनके उस बयान की वजह से की जिसमें उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि वे अपने वोट को ना बंटने दें। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से कहा है कि वे और होंगी सिलिकुची जैसी घटनाएं वाले बयान को लेकर अपना स्पष्टीकरण दें। उन्हें इसके लिए बुधवार सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया है। और दूसरी ओर टीएमसी ने कहा है कि शीतलकुची इलाके में 10 अप्रैल को हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत के मामले में बीजेपी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिलीप घोष ने रविवार को उत्तर 24 परगना के बारानगर में आयोजित एक जनसभा में कहा था, ऐसे शरारती लड़के जो समझते थे कि केंद्रीय बलों की राइफल चुनावी ड्यूटी के दौरान सिर्फ दिखाने के लिए है, वे शीतलकुची में जो गलती की उसे नहीं दोहराएंगे। ऐसा पूरे बंगाल में होगा। शीतलकुची गोलीबारी पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 48 घंटों के लिए पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी मंगलवार 12 बजे दोपहर से 15 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। बता दें, राहुल सिन्हा ने कहा था कि शीतलकुची में 4 की जगह 8 लोग मारे जाने चाहिए थे। गोवा में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। पार्टी ने प्रमोद सावंत की सरकार पर बेईमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने बीजेपी सरकार को गोवा विरोधी नीतियां लागू करने और गोवा के अनूठे रहन सहन और तरीके पर हमला करने का भी आरोप लगाया। एक समय देश को झकझोर देने वाले बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पिछले साल फैसला देने वाले जज, जो कि अब सेवानिवृत्त हैं, सुरेंद्र कुमार यादव को उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त बनाया गया है। उन्होंने सोमवार को उप लोकायुक्त पद की शपथ ली। लोकायुक्त और इसमें शामिल 3 उप लोकायुक्त भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने का काम करते हैं। आधिकारिक तौर पर जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुरेंद्र कुमार यादव को 6 अप्रैल को राज्यपाल द्वारा तीसरा उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लोकायुक्त संजय मिश्रा द्वारा सोमवार को यादव को शपथ दिलाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में 6 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, 1 लाख शिक्षक ड्यूटी पर रहेंगे। बोर्ड परीक्षा आयोजित करने से कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर फैल सकता है। मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके ढूंढे जा सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में एक दिन में 13,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण ने अपना भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी में संक्रमण से रोकथाम को लेकर खुद अपनी ही पीठ थपथपा रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उनके ही मंत्री ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश की राजधानी सहित ज्यादातर बड़े शहरों में मरीजों की भारी तादाद के चलते अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं, तो मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लगी हैं और घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर अस्पतालों, एम्बुलेंस जांचों की खस्ता हाल का जिक्र किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पहले तो फोन नहीं उठता था और अब जब उठने लगा तो सुनवाई नहीं होती है। भारत में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों और राज्यों से उठती कोरोना वैक्सीन की कमी की आवाज के बीच अब केंद्र सरकार ने विदेशों में बनी कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये प्रक्रिया उन वैक्सीन के लिए होगी जिनको विदेशों में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत मिल चुकी है। रूस की निवेश से जुड़ी एक संस्था और वैक्सीन बनाने वाली स्पुतनिक वी कंपनी ने कहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को भारत की दवा नियामक संस्था से मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी कोरोना वैक्सीन की सिफारिश करने के लिए बनी विशेषज्ञ कमेटी यानी SEC द्वारा स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए सिफारिश करने के कुछ देर बाद ही आई है। इसका मतलब है कि भारत में अब कोरोना की 3 वैक्सीन उपलब्ध हो गई हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका से करार करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल पहले से ही भारत में किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाने सहित कई सख्त कदम उठाए। इसकी वजह से होटल, रेस्तरां के कारोबार को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में दूसरी इंडस्ट्री से जुड़े तमाम छोटे बड़े कारोबारी अब लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन से डरे हुए हैं।
और औद्योगिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज के द्वारा कराए गए एक सर्वे में भी ये बात सामने आई है। ये सर्वे देश भर की 710 कंपनियों के बीच कराया गया। सर्वे में शामिल 75% सीईओ ने कहा कि आंशिक लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के साथ ही सामान को भी लाने ले जाने पर असर पड़ेगा और इससे सीधे तौर पर औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होगा। सीईओ ये भी मानते हैं कि सरकार को स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियमों को कड़ाई से पालन कराना चाहिए, बजाय इसके कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोरोना पर चर्चा करने के लिए 18 अप्रैल को सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठक बुलाई है। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने 14 निजी अस्पतालों को पूरी तरह कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित घोषित कर दिया है। उन अस्पतालों को कहा गया है कि वे अब कोरोना संक्रमित मरीज के अलावा अब दूसरे रोगी का इलाज नहीं करें। इसके अलावा 19 निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने 80% आईसीयू बेड को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखें। अन्य 82 अस्पतालों से कहा गया है कि वे 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखें। आईपीएल के 14वें सीजन के 5वें मैच में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। मुंबई अपने पहले मैच में आरसीबी से हार गई थी, जिसके बाद आज वो पहले जीत दर्ज करने उतरेगी। वहीं केकेआर अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हरा चुकी है। केकेआर की टीम अपनी इसी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।